देखिए स्टूडेंट्स, हम अब नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो ज्योग्राफी की बुक में अध्याय 5 है। अध्याय 5 में दिया गया है जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे हम प्रवास एवं मानव विकास। प्रवास एवं मानव विकास। तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य का ये नियम होता है कि वो एक जगह स्थायी नहीं रह सकता है, यानी परिवर्तन है वो उसका जीवन होता है। और परिवर्तन जब आता है तो स्थानांतरण की क्रिया है वो संभव हो पाती है। कहने का तात्पर्य ये हो गया है कि मनुष्य है वो अपनी एक जगह स्थायी निवास बनाकर नहीं रह सकता है। उसके पीछे कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके कारण स्थानांतरण संभव होता है। चाहे वो अपन रोजगार के स्रोत लगा सकते हैं, शिक्षा के लिए भी उसको प्रवास करना पड़ता है, या फिर उसे किसी भी क्षेत्र में विशेष इंप्रूव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना पड़ता है। अब ये सारा का सारा सिस्टम है वो जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे अपन प्रवास एवं मानव का विकास। क्योंकि विकास है वो प्रवास, विकास और प्रवास दोनों यहाँ पर एक दूसरे के क्या माने गए हैं, सहायक या पूरक माने गए हैं। विकास है वो प्रवास से संबंधित है और प्रवास है वो विकास से संबंधित होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रवास की जो क्रिया है वो किस प्रकार संभव होती है, प्रवास क्या होता है। ये जो लेसन है वो बोर्ड की क्लास में स्टूडेंट्स से 2 अंक का प्रश्न है वो डेफिनेटली इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास का अर्थ, प्रवास का अर्थ देखिए, जो प्रवास है उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्थानांतरण। स्थानांतरण की जो क्रिया है, बदलाव की क्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने की जो क्रिया है, जो ट्रांसफर है, उसको साधारणतः प्रवास के नाम से अभिज्ञान किया जाता है। लेकिन प्रवास का अपन स्टिक अर्थ देखेंगे कि मनुष्य का आवास बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य जाता है, उसको साधारणतः प्रवास के नाम से जानते हैं। तो प्रवास का मतलब हो गया कि अपने मूल स्थान को छोड़कर मानव द्वारा किसी दूसरे स्थान पर, अपने मूल स्थान को छोड़कर मानव द्वारा किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना, बसना, निवास करने की क्रिया को भूगोल में प्रवास के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रवास के जो क्रियाएं होती हैं, प्रवास की जो क्रियाएं संपन्न होती हैं उस पर कई डिपेंड कार्य करते हैं। क्योंकि प्रवास है वो एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, एक छोटी प्रक्रिया नहीं है। वो क्या होती है, एक तरह से मनुष्य ज्यों जीवन यापन करता है बचपन से लेकर, और ज्यों वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या किसी न किसी रूप से उसको क्या करना पड़ता है, प्रवास की क्रिया करना पड़ती है। अब सबसे पहले प्रवास का अर्थ, फिर प्रवास के प्रकार, और प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे तो दोनों जो शब्द हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा प्रवास का जो अर्थ है, प्रवास का जो आशय है, प्रवास का जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे ये देखिए, प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार, एक तो होता है अप्रवास, क्या होता है, अप्रवास, एक होता है उत्प्रवास, एक होता है उत्प्रवास। दोनों में अंतर देखते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जब मनुष्य या मानव किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है, उसको भूगोल में उत्प्रवास के नाम से जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसमें परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रवास किसे कह सकते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, या इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है उत्प्रवास या आप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्प्रवास की परिभाषा होगी कि मानव का वह स्थानांतरण, मानव का वह स्थानांतरण जब मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है, वह क्रिया किस नाम से जानी जाती है, उत्प्रवास के नाम से जानी जाती है। ठीक इसके विपरीत की क्रिया, ठीक इसके विपरीत का स्थानांतरण है वो मानव, यानी वह स्थानांतरण की वह क्रिया जिसमें मनुष्य क्या होता है, जिसमें मनुष्य किसी दूसरे स्थान को छोड़कर क्या होता है, किसी दूसरे स्थान को छोड़कर और अपने स्थान पर आ जाता है, वो क्या कहलाता है, आप्रवास कहलाता है। आगमन की प्रक्रिया, आगमन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आप्रवास कहलाती है। इसमें देखिए दोनों में मूल अंतर क्या हो गया, इसमें तो मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे मान लीजिए अपन भारत के संदर्भ में लगा रहे हैं, हम राजस्थान के क्या हैं, निवासी हैं, और राजस्थान का कोई निवासी अगर महाराष्ट्र में कहा रहता है, मुंबई में जाकर रहने लगता है, यानी उसका निवास स्थान क्या हो गया, राजस्थान में की भूमि हो गया, और वो रहने कहाँ लग गया, मुंबई में। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, राजस्थान में क्या बोली जाएगी, उत्प्रवास बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, उत्प्रवास, यानी राजस्थान को छोड़कर मुंबई में रहना। इसके विपरीत ठीक क्या हो जाएगा, आप्रवास की क्रिया हो जाएगी, यानी स्थानांतरण की वह क्रिया जब मनुष्य, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जब मनुष्य अपने स्थान को छोड़कर क्या जाता है, किसी दूसरे स्थान पर उसका आगमन हो जाता है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में जैसे मजदूरों का उदाहरण लेते हैं, मजदूरों का उदाहरण ले लिया कि कोई भी मजदूर है, राजस्थान का कोई भी टेक्निकल आदमी कहे या मजदूर वर्ग कहे, वो राजस्थान का निवासी है और मजदूरी के लिए वो कहा जाता है मुंबई में जाता है, तो क्या हो गया, उसका उत्प्रवास हो गया। क्या हो गया, उत्प्रवास। लेकिन मुंबई के लिए वो क्या हो गया, यानी उसका मूल स्थान था राजस्थान, क्या था, राजस्थान था, लेकिन मुंबई के लिए वो क्या हो गया, आप्रवासी हो गया है, यानी उसमें मुंबई में उसका क्या हो गया, आगमन हो गया है। क्या हो गया है, आगमन, यानी आगमन की प्रक्रिया, जिसमें आगमन की प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण में जिसमें आगमन की प्रक्रिया होती है वो आप्रवास होती है, और ट्रांसफर यानी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं उत्प्रवास। तो इसको अपन ने सही ढंग से समझ लेंगे, आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे आप्रवास मानव प्रवास के पक्ष, क्या है, मानव प्रवास के पक्ष। देखिए विद्यार्थियों, मानव प्रवास के पक्ष, मानव प्रवास के पक्ष, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, सिलेबस में जो दे रखा है, मानव प्रवास के कितने पक्ष होते हैं। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनता है तो मानव प्रवास के कितने पक्ष बताए हैं, 5 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष बताए हैं, 5 पक्ष होते हैं जिनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो अगर क्वेश्चन बड़ा बनता है तो भी हम लिख देंगे मानव प्रवास के 5 पक्ष माने गए हैं, और 5 पक्षों में सबसे पहला जो पक्ष है वो है, कौन सा पक्ष, 5 जो पक्ष है उसमें पहला है देश पक्ष। क्या होगा, देश पक्ष। और देश पक्ष के अंतर्गत जो प्रवास की क्रिया होती है वो क्या होती है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर राज्य प्रवास और स्थानीय प्रवास, ये सब के सब प्रवास हैं वो क्या होंगे, देश पक्ष के प्रवास होंगे। कहने का तात्पर्य हो गया, मानव प्रवास का पहला पक्ष है वो होता है देश पक्ष। क्या होता है, देश पक्ष। और देश पक्ष में हम ये लिखेंगे कि मनुष्य अपने मूल स्थान, अपने मूल देश, मूल राज्य, मूल महाद्वीप को छोड़कर किसी दूसरे महाद्वीप, दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे जिले में जब प्रवासी हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, देश पक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, देश पक्ष बन जाता है। और देश पक्ष के अंतर्गत ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास का मतलब हो गया एक महाद्वीप के निवासी किसी दूसरे महाद्वीप में जाकर बसने वाला प्रवास है, वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास होता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का कोई निवासी है, एशिया महाद्वीप का कोई निवासी है, वो यूरोप में जाकर बस जाता है, या अपन बात करें अफ्रीका का निवासी है वो उत्तरी अमेरिका में जाकर बस जाता है, वो है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने वाला प्रवास क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, हम भारत का कोई निवासी है और वो शिक्षा या रोजगार प्राप्ति के लिए इटली या अमेरिका में जाकर बस जाता है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब हो गया भारत का कोई निवासी अपने मूल राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर प्रवासित हो जाता है, उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे राजस्थान का निवासी है और वो महाराष्ट्र में जाकर बस जाता है, उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। और स्थानीय जो प्रवास होता है, लोकल जो प्रवास होता है, वो किसी गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर बसना, किसी छोटे कस्बे को छोड़कर किसी बड़े कस्बे में जाकर बसना। जैसे बात करें हम झुंझुनू, अपन झुंझुनू के निवासी हैं और झुंझुनू के निवासी अगर रोजगार के लिए सीकर जाकर बस जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, स्थानीय प्रवास कहलाएगा, जिसके अंतर्गत गांव से गांव में, गांव से शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में निवास करने वाले होते हैं, वो सब के सब किस पक्ष में आते हैं, देश पक्ष में आते हैं। किस पक्ष में आते हैं, देश पक्ष में आते हैं। इसी क्रम में हम प्रवास का दूसरा जो पक्ष है, प्रवास का जो दूसरा पक्ष है वो काल पक्ष। क्या आ जाएगा, काल पक्ष। और काल पक्ष के अंतर्गत भूगोल में अध्ययन किया जाता है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास या सामयिक प्रवास, सामयिक प्रवास। देखिए स्टूडेंट्स, काल पक्ष में वह प्रवास जो समय के अनुसार होने वाले प्रवास को काल पक्ष के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत जो प्रवास के प्रकार हैं वो दीर्घकालीन प्रवास हो गया और दूसरा हो गया सामयिक प्रवास। दीर्घकालीन में है कि मान लीजिए लंबे समय से अपन किसी स्थान पर अपने मूल स्थान को छोड़कर लंबे समय से किसी स्थान में पर रहने लग जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन प्रवास हो जाएगा। दीर्घकालीन प्रवास में मनुष्य की कई पीढ़ियां हैं, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान, शहर या राजधानी में जाकर रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घकालीन प्रवास। सामयिक प्रवास होता है वो समय के अनुसार होने वाले प्रवास को क्या बोलते हैं, सामयिक प्रवास बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान का कोई निवासी है, या अपन उदाहरण लेते हैं मुंबई की धारावाही बस्ती में रहने वाले लोगों का, या फिल्मी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का, जिसका मूल व्यवसाय है वो वहाँ करते हैं और वहीं अपनी संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी पीढ़ी को वहीं शिक्षा, दीक्षा और रोजगार में लगा देते हैं और वहीं स्थायी निवासी बन जाते हैं। ऐसा प्रवास समय के हिसाब से क्या माना जाता है, दीर्घकालीन प्रवास माना जाता है। सामयिक प्रवास में होता है समय के अनुसार। एक बार तो अपन क्या हो गए हैं,
उत्प्रवासी हो गए, फिर आप्रवासी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्प्रवासी। जैसे ईंट भट्ठे के जो मजदूर हैं वो किस प्रकार के प्रवास की श्रेणी में आते हैं? सामयिक प्रवास की श्रेणी में आते हैं। जैसे शेखावाटी अंचल में ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर, जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले सकते हैं अपन, बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, उत्तराखंड का उदाहरण ले सकते हैं, पश्चिमी बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे प्रवास वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समय के अनुसार वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे शेखावाटी क्षेत्र में जो या हरियाणा क्षेत्र में जो ईंट भट्ठों या मजदूरी का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सीजनली तो यहाँ आ जाते हैं, और जो ही ईंट भट्ठे में मजदूरी या जो ही वर्षा काल का समय आ जाता है तो वापस अपने मूल राज्य में लौट जाते हैं। उसको बोलते हैं सामयिक प्रवास। सामयिक प्रवास का दूसरा उदाहरण अपन ये भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीजनली जो रोजगार के जो सीजन होते हैं और सीजन के हिसाब से मनुष्य क्या करता है? अपना कार्य करता है, और वो कार्य सीजन ऑफ होने के बाद में बंद हो जाते हैं और मनुष्य उस स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान पर आ जाता है। ऐसा प्रवास क्या कहलाता है? सामयिक प्रवास कहलाता है, और काल पक्ष को उजागर करता है। इसके पश्चात तीसरा पक्ष है कारण पक्ष। ये दूसरा हो गया। तीसरा पक्ष क्या हो जाएगा? कारण पक्ष, रीजन, यानी प्रवास का क्या कारण है? आखिर मनुष्य अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों बस जाता है? वो सब के सब क्या हो जाते हैं? कारण प्रवास हो जाए। और कारण प्रवास में भौतिक कारण हो गया, भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, ठीक है, और धार्मिक कारण भी हो सकता है। ये सब होते हैं वो कारण फैक्ट है, कारण जो तथ्य है उसके कारण प्रवास होते हैं। भौतिक कारण मान लीजिए हमारे पास मूल रूप से किसी भी संसाधन, भौतिक संसाधनों की कमी है और उस संसाधन की पूर्ति करने के लिए हम दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो है सामाजिक कारण। यानी कोई भी स्थान है वो सामाजिक दृष्टि से क्या है? सुरक्षित नहीं है। अपने जैसे अपन ने बात करते हैं किसकी, अपने एक दो पाठ में पढ़े थे, पाठ नंबर 2 में, कि जैसे जो आदिवासी जनजातियां हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हैं वो अपने ही मूल समुदाय में रहना पसंद करते हैं। अपने ही समाज के लोग हैं वो अपने ही समाज के लोगों में बीच में निवास करना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण से मान लीजिए कोई नेता है अपने चुनावी क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है और वो आजीवन वहीं का प्रवासी बन जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप करने के कारण मनुष्य, आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत से हो सकते हैं। रोजगार के मेहनत तो होता है, रोजगार के जो भी संसाधन है जुटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको प्रवास करना पड़ता है। धार्मिक प्रवास में एक ही धर्म समूह के लोग हैं वो एक निश्चित स्थान पर बस जाते हैं। ऐसे उदाहरण है वो भारत में कई बार देखे जा सकते हैं। एक ही समुदाय, एक ही धर्म के विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो अपने स्थान पर एक जगह एकत्र हो जाते हैं, उसको बोलते हैं धार्मिक। और धार्मिक प्रवास के कारण ही हमारी जो धार्मिक नगरियां हैं, जैसे बात करते हैं उज्जैन की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, ये सब के सब हैं वो धार्मिक रीजन के कारण क्या होते हैं? प्रवासी बन जाते हैं। चाहे वो राम की बात करो, चाहे वो किसकी बात करो, मोमडम समुदाय की बात करो, तो मोमडम समुदाय के लोग हैं वो अपने आराध्य या इष्ट को प्राप्त करने के लिए एक समूह में एक धार्मिक कारणवश एक जगह रहने लगते हैं। वो फैक्टर काम करेगा धार्मिक प्रवास के कारण। तो ये हो गया कारण पक्ष, ये हो गया कारण पक्ष तीसरा। चौथा जो पक्ष है इसका मानव प्रवास का चौथा पक्ष है वो संख्या पक्ष। कौन सा पक्ष है? संख्या पक्ष है। और संख्या पक्ष जो फैक्टर है और उसमें क्या प्रभावित होती है? जनसंख्या। क्या होती है? जनसंख्या। और जनसंख्या का जो प्रेशर है, और जनसंख्या का जो प्रेशर है वो मैंने बात करेगा धर्म पर, बात करेगा समुदाय पर, बात करेगा किस पर बात करेगा? समुदाय पर बात करेगा, वो जाति पर बात करेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक ही जाति समूह के लोग हैं वो अपने ही जाति समूह में जाकर प्रवासी
बन जाते हैं, एक ही धर्मावलंबी लोग हैं, अपने धर्म की चाल चलन या धर्म के जो भी सिद्धांत हैं उसके अनुसार एक ही जगह अपनी बस्तियां बना लेते हैं और उसी में क्या होता है, संख्या प्रबल है, वहीं की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं या किसी देश विशेष के संदर्भ में बात करते हैं, अरब कंट्री में बात करते हैं, तो जो मोमडन है, मुस्लिम समुदाय है, वो अत्यधिक मिलेगा। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो अधिकांश जनसंख्या हिंदू समाज या हिंदू धर्म की मिलेगी। सिख की बात करते हैं तो सिख समुदाय अधिकांश मिलेगा। उत्तरी भारत में जैसे पंजाब राज्य में सिख समुदाय अत्यधिक निवास करता है। ये तो हो गया संख्या पक्ष। संख्या के हिसाब से प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक महाद्वीप में जनसंख्या है वो अत्यधिक मिलेगी। भारत के संदर्भ में अपन उदाहरण लगा देंगे, पंजाब राज्य का उदाहरण लगा लेंगे। पंजाब में सिख समुदाय की जनसंख्या है वो अधिक मिलेगी। इसी क्रम में अपन लगा लेंगे कि जैसे जो चर्च वगैरह है या अपन लगाएंगे ईसाई जो धर्म के लोग हैं वो अपने एक विशेष राज्य में ही निवास करते हैं। तो ये हो गया संख्या पक्ष। और फिर अगला जो कारण है, अगला जो पांचवा जो पक्ष है वो है पांचवा पक्ष। इसका मानव प्रवास का पांचवा जो पक्ष है वो है स्थिरता पक्ष, यानी निश्चित स्थान पर निवास करना और स्थायी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसमें स्थायी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो किसमें देखी जाती है, स्थिरता पक्ष में देखी जाती है। स्थिरता पक्ष में जो प्रवास होता है वो स्थायी रूप से स्थानांतर हो जाता है, यानी मनुष्य है वो अपने आवास, अपनी बस्तियां, अपने समुदाय है वो एक निश्चित स्थान पर और आजीवन कई पीढ़ियां, उनकी निश्चित स्थान पर कई पीढ़ियां ही बीत जाती हैं, ऐसा पक्ष है वो स्थिरता पक्ष में कहलाता है। स्थिर जो पक्ष होते हैं वो कई फैक्टर काम करते हैं, उसके लिए मानव की मूलभूत सुविधा है वो भी उसको उपलब्ध होनी चाहिए। तो प्रवास के संदर्भ में हम आगे के जो बिंदु हैं उनका कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।